Friends, welcome to our channel of Mission IS Academy. Under the UPSC Evolution Batch 2025-26, we are discussing the NCERT series. Under the 10th class Geography NCERT series, we have started with the first topic, Resources and Development. ये टॉपिक में हमने कुछ पार्ट मेरे प्रीवियस लेक्चर 1 में हमने कवर अप किया. अभी हम लेक्चर 2 पे आए. लेक्चर 2 पे हम अभी दूसरे सेगमेंट पे आते हैं. मैं वापस रिमाइंड करता हूं कि वी आर डिस्कसिंग दिस एनसीईआरटी विथ रिस्पेक्ट टू द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, क्योंकि कभी कभी मुझे मेरे वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये सेशंस जो है वो हमें अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहे. तो ये उन बच्चों को प्रॉब्लम आएगा जो बच्चे इसको 10th या 9th के एकेडमिक्स के पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड कर रहे हैं. आपको इसका ओरिएंटेशन जो है वो अलग करना होगा. आपको इसका ओरिएंटेशन कंप्लीटली यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप इसको एनालाइज करोगे और इसको लर्न करोगे तो आपको एकदम से क्लैरिटी आएगा. ओके, चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. तो रिसोर्स प्लानिंग मतलब एग्जैक्टली हमने देखा कि रिसोर्सेज क्या होता है. रिसोर्सेस का डेवलपमेंट प्रोसेस हमने देखा, एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसोर्सेस. तो रिसोर्सेस और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजेंडा 21, ये सारी टर्म हमने प्रीवियस मेरे लेक्चर 1 में आप देख सकते हो. अभी हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, रिसोर्स प्लानिंग पे. ये टॉपिक आप मेंस के जीएस पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है. मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आप इसको फोकस कर सकते हो. कैसे? मैं आपको एक एक पॉइंट जो हमारे लिए ज़रूरी है मैं इलैबोरेट करते जाऊंगा और आप उसको मेंशन करते जाइए. तो रिसोर्स प्लानिंग में पहली चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है कि रिसोर्स प्लानिंग हमें हमारी कंट्री के पर्सपेक्टिव से करनी है, हमारे कंट्री के हिसाब से करनी है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से. तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप करते हो तो पहले हमें इंडिया की ज्योग्राफी में हमें पता है कि रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. पहली बात तो हमारे यहाँ ये देखो, ये पॉइंट्स में हाईलाइट कर रहा हूं, इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास. इसका मतलब है रिसोर्सेज है, डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज में, मतलब रिसोर्सेज हमारे यहाँ अच्छे क्वांटिटी में और क्वालिटी में भी प्रेजेंट है. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? क्योंकि हमें प्लानिंग करनी है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने की. तो हमें क्या क्या दिक्कतें आती है? तो दिक्कतें जो आती है हमारे पर्सपेक्टिव से वो आ रही है कि रिसोर्सेज है लेकिन उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं अनइवन है. देखिए, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज सम रीजन्स, यस, सम रीजन्स are something where there is the acute shortage of the vital resources and some regions have the sufficient amount of resources. तो ऐसे कैसे है? तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी आपके यहाँ दिए हुए. देखिए कि कुछ रीजन्स ऐसे हैं इंडिया में कि वहाँ पे आपको रिसोर्सेज ज़्यादा मिलेंगे और कुछ रीजन्स ऐसे जहाँ पे रिसोर्सेज कम मिलेंगे. और जहाँ जो ए रीजन है जहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा है वहाँ पे मैन पावर कम होगा, राइट. और बी रीजन में जहाँ पे रिसोर्सेज कम है वहाँ मैन पावर ज़्यादा रहेगा, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा रहेंगे. तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमारे कंट्री में ज़्यादा है और इसीलिए प्लानिंग की ज़रूरत है. तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके यहाँ दिए हुए हैं, जैसे झारखंड हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे जो रीजन्स है इनमें काफ़ी पैमाने में मिनरल्स पाए जाते हैं. हमें पता है रिफ्ट वैली में आता है, ये सेंट्रल इंडिया बेल्ट का रीजन है, राइट. रिफ्ट वैली यहाँ पे बनी हुई है. ये जो माउंटेन्स है दीज आर द ब्लॉक माउंटेन्स है, सातपुड़ा, विंध्यास. तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है. और वही अगर आप अरुणाचल प्रदेश में जाते हो, मतलब थोड़ा ईस्टर्न साइड में जाते हो, तो आपको वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिलेंगे बट इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज, राइट, आपको वहाँ बहुत कम मिलेंगे. इट इज़ समथिंग the Arunachal Pradesh and northeastern states, they are lacking with respect to the infrastructural resources. So ultimately इससे हमें एक चीज़ पता चल रही है कि uneven distribution है रिसोर्सेज का. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, मतलब रिसोर्सेज है लेकिन जहाँ ज़्यादा है वहाँ एक तो हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे और जहाँ हमें एक्सप्लोर करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी है लेकिन वहाँ पे रिसोर्सेज ही नहीं है.
तो ये सारे एग्जाम्पल्स को आपको फोकस करना पड़ेगा। देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, और सबसे इसमें राजस्थान का भी एक एग्जाम्पल है जो सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। अगर आप कल्चरल वे से जाते हो, टूरिज्म पर्सपेक्टिव से जाते हो, तो राजस्थान या लद्दाख जैसे जो रीजन्स है, लद्दाख को मैं अभी रीजन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लद्दाख अभी यूनियन टेरिटरी हो चुका है, तो यहाँ पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको कल्चरल हेरिटेज मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो उतने ज़्यादा पैमाने में नहीं मिलेंगे, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है प्लानिंग के लिए। इसलिए हमें प्लानिंग करना ज़रूरी है। अभी ये वाला जो टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, ये मेंस के लिए भी ज़रूरी हो जाता है, मेंस के जीएस में, क्योंकि इसमें से आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको मेंस के लिए राइटिंग में, जब आप मेंस का पेपर लिखते हो तो उसमें राइटिंग में आपको उन पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हो राइटिंग में। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में करते समय ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स इसलिए हो रहा है क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का। तो प्लानिंग के लिए क्या क्या मेन क्राइटेरियाज है जो हमें बिल्कुल फोकस करने चाहिए। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि हमें पहले आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे रिसोर्सेज जो है इनका एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ कितने रिसोर्सेज है, तो इसकी प्रॉपर सर्वेइंग होनी चाहिए, सर्वे उसकी एक मैपिंग होनी चाहिए, और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन होना चाहिए। देखो ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है, ये की वर्ड्स है ये जब आपकी राइटिंग में आते हो ना, जब आप लिखते हो आंसर, तो जो चीज़ आपको पता है, लेकिन आप जब राइटिंग में इन वर्ड्स को यूज़ करते हो ना, तो देन यू विल गेट द मार्क्स। तो ये जो वर्ड्स है इसको आपको यू नीड टू गेट फैमिलियर विद दिस वर्ड्स, क्योंकि ये बहुत प्रॉपरली यूज होते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज होता है, एनसीईआरटी में ये वर्ड यूज होते हैं, और यूपीएससी के मेंस के पेपर में भी आपके राइटिंग में ये वर्ड्स आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लानिंग के लिए आपको यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, टेक्नोलॉजी एंड प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना जरूरी है। इंस्टीट्यूशनल सेटअप मतलब क्या, आपके पास अगर टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी आप एग्जांपल ले लीजिए, हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ दिन पहले बहुत बड़ा मिशन अचीव किया चंद्रयान का, तो यहाँ आपको टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और वो हमने फुलफिल की, और इसीलिए हमारा ये मिशन जो है ये सक्सेसफुल हो पाया। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारा मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंस भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये जो हमारे मेन मोटिव है, ये हमें अगर अचीव करने हैं तो हमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और उसके साथ इंस्टीट्यूशनल मतलब क्या, वो जो टेक्नोलॉजी उसका सही तरीके से आपको इस्तेमाल करने के लिए आपके पास प्रॉपर इंस्टीट्यूशन मतलब प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, रिसर्च यूनिट होना जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है, तभी आप इसका सही से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, रिसोर्स प्लानिंग में हमारे लिए ज़रूरी है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से। और तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने रिसोर्स डेवलप किए हैं, लेकिन इट शुड नॉट बी लोकलाइज्ड, इट शुड कम इन द मेन स्ट्रीम। नेशनल डेवलपमेंट जो प्लान्स है इसमें आने चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं कि जो बहुत लोकलाइज, जैसे हम ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स की बात करते हैं, जीआई टैग हम देते हैं, तो ये ऐसी बात हो गई है कि भाई उस पर्टिकुलर रीजन तक ही वो सीमित हो जाता है। पूरे कंट्री के नेशनल और इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल तक आने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। काफ़ी नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, काफ़ी नए इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस हो रहे हैं, लेकिन इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, नेशनल डेवलपमेंट में लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए होती है कि इसमें बहुत बड़ा गैप हो जाता है। क्योंकि जो इन्वेंटर है जिसने लोकल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई विलेज में रहने वाला कोई पर्सन है और उसने कुछ एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया, इन्वेंट किया है, और उसको नेशनल लेवल तक उसको लाने के लिए इतनी ज़्यादा हार्डशिप होती है कि वो वहाँ तक ला ही नहीं पाता और वो लोकलाइज ही रह जाता है। इसीलिए यही डिफरेंस हो जाता है इंडिया और चीन के डेवलपमेंट में, क्योंकि चाइना में यही है कि आज जो मेन स्ट्रीम है नेशनल डेवलपमेंट में, ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन जो है इतना लार्ज स्केल में इसलिए हो रहा है क्योंकि ये छोटे छोटे लोकलाइज प्रोडक्ट जो है वो नेशनल स्ट्रीम में आ चुके हैं, और वो हमारे लिए करना ज़रूरी है। अगर वो हमारे पास आते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत ही ज़्यादा कंपैरेटिवली जितने दूसरे कंट्रीज़ है उससे काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज की क्वालिटी एंड क्वांटिटी हमारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसा है क्या कि हमने इसके लिए कुछ किया नहीं? हमने किया है। और क्या किया हमने?
जैसे हमारी 5 ईयर प्लानिंग की साइकिल जब शुरू की हमने इंडिपेंडेंस के बाद, राइट, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, तो तब हमने 5 ईयर प्लान की साइकिल शुरू की कि भाई उसमें हम प्लानिंग करेंगे। और उसमें जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इसमें ही हमने इस रिसोर्स प्लानिंग को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें भी पता था कि भाई ये रिसोर्सेस हमारे पास है, लेकिन इसका हमें सही से इस्तेमाल अगर नहीं करते आया तो इससे हमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। और इसीलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही हमने टारगेट करना शुरू कर दिया। देखिए ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2013 के प्रीलिम्स में आ चुका है। तो ये जो चीज़ है प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से मैं आपको समझा रहा हूं, तो डेफिनेटली इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू अगर आप उसको थोड़ा सा इन डेप्थ में एनालाइज करते हो और लर्न करते हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ है जहां पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग में रिसोर्सेज पे फोकस करना है, इन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मैंने जैसे कहा कि टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का जो रोल है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो इतना पार्ट हमारे लिए इसमें से ज़रूरी था। अभी हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आ रहे हैं, जो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इंडिया का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कहीं ना कहीं रिसोर्स प्लानिंग करते समय आपको उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे भी ध्यान रखना होगा। कैसे? क्योंकि इंडिया में कॉलोनियल रूल था, हमें पता है ब्रिटिश रूल था, और ये जो कॉलोनाइजेशन जो हुआ, ये कॉलोनाइजेशन का भी इम्पैक्ट हमारे रिसोर्स प्लानिंग में बहुत ज़्यादा पैमाने में गिरा, क्योंकि कॉलोनाइजेशन के वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में आने का मेन रीज़न ही वही था कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, और उन्होंने इन फॉरेन इन्वेडर्स ने बहुत ही ज़्यादा पैमाने में ये रिसोर्सेस यूज़ कर लिए। उसे ये वर्ड यूज़ किया जाता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने में ये रिसोर्सेस ऑलरेडी एक्सप्लॉइट किए गए, और इसके वजह से कहीं ना कहीं बाद में जो अभी का हमारा पार्ट है, इसमें हमें इन रिसोर्सेस को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जो कॉलोनियल जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इससे भी हमें कुछ चीज़ें सीखनी होगी, क्योंकि इस तरीके से अगर हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते, ओवर एक्सप्लॉयटेशन अगर करते हैं, तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एजेंडा है वो कभी अचीव नहीं हो पाएगा, जो मैंने पहले लेक्चर 1 में देखा इस सीरीज के। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आपको अचीव करना है तो आपको ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंगली आपको प्लानिंग बनानी होगी। अभी हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो ये जो मैंने अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, राइट, जो हमने लास्ट सेशन में देखा कि ब्राजील में रियो दी जनेरो में जो समिट हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा 21 जो है ये फिक्स किया गया, और उसमें इंडिया का भी एक बहुत बड़ा सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है। तो रिसोर्सेस कॉन्जर्व करना, बचा के, राइट, क्योंकि अगर आप रिसोर्सेस को यूज़ कर रहे हो तो उसको ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, इसको आपको बचा बचा के यूज़ करना है। और ये पर्टिकुलर जो पार्ट है ये हमारे कंट्री में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब कॉलोनियल रूल से सीखा है। तो इसके लिए गांधी जी जैसे जो लोग थे, जिन्होंने स्पेसिफिकली इन रिसोर्सेज के इंपॉर्टेंस के बारे में पूरे वर्ल्ड को और इंडिया को कहा, और वो उनका एक बहुत फेमस थॉट है, राइट, जो कभी कभी आपके एसी के पेपर में ये गांधी और जो इंटेलेक्चुअल है उनके थॉट्स आते हैं। व्हाट इज दिस थॉट? दिस इज समथिंग, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। तो ये वाला पार्ट जो है, राइट, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। ग्रीड का मतलब क्या होता है? समथिंग सेल्फिश, आप लालच। तो आपके पास जितना आपको जरूरी है उतना है, आप उसको लालच के जैसे यूज मत करो, क्योंकि फिर अगर आप वैसे करोगे तो वो आगे के जनरेशन को और विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट ऑल्सो ये डैमेज करेगा, और हम कभी भी हमारे आगे के जनरेशन को भी कभी भी इन सारी चीज़ों का बेनिफिट नहीं उनको उठाते आएगा। और अगर ये करना है तो हमें काफ़ी ज़रूरी है कि रिसोर्सेज को कॉन्जर्व करके इन अ स्लो एंड ग्रेजुअल वे आपको इन रिसोर्सेज को यूज़ करना है।
अभी आपको देखिए ये जो वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको मैं स्पेसिफिकली 10th की सीरीज में आपको ज़्यादा आएगा ये, और इसमें प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये जो हाईलाइटेड ब्लैक पार्ट है इसमें प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चंस आता है, तो इसको आप स्पेसिफिकली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहिए। क्या है ये? तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का पार्ट है, ये सबसे पहले वर्ल्ड में कैसे डिस्कस हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या था। तो इंटरनेशनल लेवल में एक क्लब ऑफ रोम, राइट, क्लब ऑफ रोम नाम का एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो कि प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश किया गया 1968 में। देखिए ये बहुत पहले से इस पे जो कंट्रीज है उन्होंने सोचना शुरू किया है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज अगर नहीं होगा तो आगे की जनरेशन को ये सारी चीज़ें यूटिलाइज करने के लिए अवेलेबल नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक गांधीयन फिलॉसफी, जो मैंने कहा कि देखिए गांधीयन फिलॉसफी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ह्यूज रिलेवेंस है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि गांधी जी ने भी काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस और कंजर्वेशन के बारे में लिखा है, उनका भी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो उसमें उनका राइटिंग शुमाकर, राइट, नाम के एक पर्सन ने प्रेजेंट किया और उसका बुक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो ये क्लब ऑफ रोम में इसको प्रेजेंट किया गया, जो गांधीयन फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस था, और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को, मतलब ये बुक में से निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट का एक बहुत बड़ा रिपोर्ट बना, और उसे कहा जाता है ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट। इस पे काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, आपकी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे भी ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट पे जो है क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपको ये रिपोर्ट किससे रिलेटेड है? ये रिपोर्ट रिलेट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, एंड एडवोकेटेड इट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेस। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो यू हैव टू गो विद दिस अवर कॉमन फ्यूचर। यस, अवर कॉमन फ्यूचर जो है इस पे आपको फोकस करना होगा। दिस इज समथिंग द बुक। सो ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट में ये चीज़ों को फोकस किया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, और ये पहला ऐसा रिपोर्ट था, राइट। हमने देखा रियो दी जेनेरो ब्राजील में जो समिट हुई, अर्थ समिट में, राइट, इस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ा, और ये ऐसा रिपोर्ट था कि इसका डिस्कशन जो है ये आगे जाके, और आज के सिनेरियो में अगर आप देखोगे इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज IPCC, राइट, ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेट चेंज की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें इस रिपोर्ट को अभी भी फॉलो किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले इनिशियल लेवल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जो डिस्कशन हुआ वो ब्रूटलैंड रिपोर्ट में हुआ। इसलिए सबसे पहला वाला रिपोर्ट जो आया जहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया वो था ब्रूटलैंड रिपोर्ट। तो ये जो चीज़ है, ये जो डेवलपमेंट्स है, इसको आपको अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। अभी हम रिसोर्स प्लानिंग के बाद आते हैं लैंड रिसोर्सेस पे, क्योंकि इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो लैंड रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी और उसका यूटिलाइजेशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अवेलेबल होना अलग बात है और उसको यूटिलाइज करना अलग बात है। आपके पास अगर रिसोर्सेस अवेलेबल है और अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे आपकी प्लानिंग जो है, जो हमने देखा इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यहाँ पे आप कम पड़ रहे हो। और अगर आपके पास रिसोर्सेस ही नहीं है तो आपको प्लानिंग जो है, मतलब टेक्नोलॉजी का जो है, ये सेकेंड पार्ट पे जाने की जरूरत ही नहीं होती है। लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हो तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में लैंड अवेलेबिलिटी, लैंड रिसोर्सेज जो है ये सफिशिएंट है, लेकिन उसका अभी भी कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन जो है वो जुडिशियस वे से नहीं हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको इस पाई चार्ट से सारी चीजें जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि तीन अलग अलग सेगमेंट में रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया है। तो अब ये जो ब्लू वाला शेड देख रहे हो उसे हम कहेंगे प्लेन्स। 43% प्लेन्स है इंडिया में, राइट। तो काफ़ी अच्छे पैमाने में प्लेन्स है, क्योंकि प्लेन्स पे ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन सेटलमेंट जो है ये अच्छी तरीके से स्टेबलाइज हो सकता है, जो है, ठीक है। दूसरा जो सेगमेंट है दैट इज 30% आपको जो नजर आ रहा है ये, दैट इज माउंटेन्स,
बहुत जरूरी है मॉनसूनल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है इंडिया में, जो बारिश ज्यादा पैमाने में होती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने के बावजूद जो ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है, जो मॉनसूनल विंड्स को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए आपको माउंटेन्स की जरूरत होती है, तो इंडिया में 30% माउंटेन्स है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है, क्योंकि अगर मॉनसून अच्छा होगा तो एग्रीकल्चरल प्राइमरी सेक्टर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो सकता है। एंड तीसरा पार्ट जो है दैट इज प्लेट्यूज, जो बहुत पैमाने में इसे स्टेबलाइज कहा जाता है, स्टेबल पार्ट है, अर्थक्वेक वोल्केनिज्म प्रोन जोन नहीं आता है, तो यहां पे आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा कर सकते हो। तो अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसको थोड़ा हाईलाइट करूंगा तो ये प्लेन वाला पार्ट मतलब नॉर्थ इंडिया वाला आता है, यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल तक का पार्ट जो है ये प्लेन्स में आता है। अगर मुझे प्लेट्यू बताना है तो प्लेट्यू में मैं आऊंगा कि जो सेंट्रल इंडिया के नीचे का पार्ट है, वेस्ट इंडिया, जिसमें आता है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, यस दीज आर कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ प्लेट्यू। एंड माउंटेन रीजन में वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, सेंट्रल इंडिया में आते हैं विंध्यास, सातपुड़ास, हिमालयाज, अरवलीज, राइट, नॉर्थ ईस्टर्न पास में गारो, खासी, जयंतिया। तो ये जो सारे माउंटेन वेरिएबल माउंटेन रेंज है, इसके वजह से बहुत ही अच्छी तरीके से हम इन नेचुरल रिसोर्सेज में, क्योंकि मॉनसून अच्छा होता है और उससे एग्रीकल्चर एक्टिविटी अच्छी फ्लरिश हो सकती है, और अल्टीमेटली जो भी नीड है वो हमारी कंप्लीट करने के लिए वी हैव द इनफ रिसोर्सेज एज पर दी गांधी, कि हमारे पास इनफ रिसोर्सेस है, सिर्फ हमें उसको ग्रीड, वी शुड नॉट यूटिलाइज इन टर्म्स ऑफ ग्रीड, लालच के पर्सपेक्टिव से हमें उसको यूज नहीं करना है। हमें उसको यूज कैसे करना है? हमें उसको यूज ऐसे करना है कि भाई हमें जितनी जरूरत है उतना ही हम उसको यूज करें, तो हमें उससे ज्यादा बेनिफिट भी होगा और आगे के जनरेशन को भी वो अवेलेबल होंगे। तो यही चीज यहां पे डिस्कस की गई है। तो ये जो लैंड रिसोर्सेस है, लैंड रिसोर्सेज में आप देखोगे तो किस तरीके से इन लैंड रिसोर्सेज को हमने डिवाइड करके रखा है। तो देखिए लैंड रिसोर्सेज में ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए लैंड रिसोर्सेज में सबसे पहला वाला पार्ट आता है फॉरेस्ट, वेजिटेशन वाला पार्ट। तो इंडिया में फॉरेस्ट जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा पैमाने में है, राइट, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है लेकिन फॉरेस्ट भी है। दूसरा पार्ट आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अभी फॉरेस्ट का छोड़ दो, बट ऐसी कितनी लैंड है और कौन सी लैंड है जो होने के बावजूद हम कल्टीवेशन के लिए वो अवेलेबल नहीं है, जिसे हम बैरन या वेस्ट लैंड कहते हैं। कोई मतलब इसमें सॉइल इरोजन इतना हो चुका है, इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। इसे रवाइंस भी कहा जाता है। अगर आप मुरैना डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, चंबल के जो घाटी है, राइट, चंबल के हाईलैंड्स जो है वो बैरन में आते हैं। आप कुछ भी कर लो वो यूज नहीं हो पाएंगे क्योंकि मिनरल्स ऑलरेडी यूरोड हो चुके हैं, सॉइल जो है वो यूरोड हो चुकी है। तो लैंड पुट टू द नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, अभी ऐसी लैंड जिसमें एग्रीकल्चर आप कर ही नहीं सकते, बिल्डिंग्स आपने वहां पे कंस्ट्रक्ट कर दी है, वहां पे रोड्स बना दिए, फैक्ट्रीज बना दी है, तो ये लैंड एक अलग आपकी सेगमेंट में आ जाती है जिसको आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं कर सकते। इसके बाद तीसरा वाला पार्ट है जिसे कहते हैं हम अदर में आती हो, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। तो इसे हम अनकल्टिवेटेड लैंड कह रहे हैं क्योंकि इसमें हमने कल्टीवेशन नहीं किया है। तो ये कौन सी, एक तो परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड जिसको हमने सिर्फ लाइव स्टॉक के लिए छोड़ दिया है, एनिमल्स के लिए, वो जाएंगे वहां पे चारा खाएंगे, बाकी कुछ नहीं होगा उस लैंड का यूटिलाइजेशन, वो वाली लैंड। उसमें दूसरी कैटेगरी है मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब जहां पे क्रॉप ग्रोज है, राइट, क्रॉप ग्रोज मतलब जिसे हम सैक्रेड ग्रोज, राइट, जहां पे हमने कुछ ऐसे मूवीज भी देखे थोड़ा सा रिलीजियस वे से है फॉरेस्ट, जिसपे हम कुछ नहीं कर सकते, जहां पे ट्राइबल और गवर्नमेंट के इश्यूज भी है, तो वो एक अलग पार्ट हो गया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट्स एंड ऑल, जो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कल्चरल वेस्टलैंड, ऐसा लैंड जो दैट लैंड इज समथिंग लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर। अगर 5 साल से ज्यादा जिस लैंड में खेती नहीं की गई है उस लैंड को कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हैं। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आता है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में। यस, उसके बाद आते हैं फैलो लैंड पे। फैलो लैंड में कौन सी लैंड आती है? इसमें करंट फैलो में ऐसी लैंड आती है कि भाई 1 साल से ज्यादा आपने यहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं की है, 1 साल से लैंड जो है ये पड़ी हुई है जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। लैंड जो 1 साल है, सिर्फ 1 साल तक, 5 साल तक गई तो वो ऊपर के कैटेगरी में आ जाएगी कल्चरेबल में,
लेकिन 1 साल की जो तक लैंड का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है उस लैंड को करंट फॉलो में कंसिडर किया जाता है। और इसके बाद आती है दैट इज अदर करंट फॉलो, ऐसी लैंड जो 1 से 5 साल के पीरियड में, देखिए यहां पे बिल्कुल लिंकेज है, 1 साल तक का जो पीरियड है इसे आप कहोगे करंट फॉलो, 1 से 5 साल तक का जो है इसे कहेंगे आप अदर देन करंट फॉलो, और 5 साल से ऊपर अगर जाती है तो उसे कहेंगे आप कल्चरल वेस्टलैंड। तो देखिए 1 ईयर, 1 to 5 ईयर एंड मोर देन 5 ईयर, इस तरीके से आपको इंटरलिंक करके इसको पढ़ना होगा तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट पार्ट जो सबसे जरूरी है जिसे कहते हैं नेट सोन एरिया, जहां पे आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर सकते हो उस एरिया को कहा जाता है नेट सोन एरिया। तो नेट सोन एरिया जो है ये बहुत बहुत जरूरी है, और जहां पे हमने जिस नेट सोन एरिया में जहां पे आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन आपने कुछ ऐसा एरिया है नेट सोन एरिया जहां पे आपने की नहीं है, अभी तक यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जो नेट सोन एरिया आपने यूटिलाइज कर लिया है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए उसे कहा जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ग्रॉस क्रॉप एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पे हमने हमारी जो अभी भी जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चरल सिर्फ इस एरिया पे निर्भर करती है। तो इन दिस वे वी हैव डन विद दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड रिसोर्सेस, रिसोर्स प्लानिंग। ये 2 टॉपिक हमने यहाँ पे आज कंप्लीट किए। आगे के लेक्चर में विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।